हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रैक जीकेएसएसबी। आज हमारा एक इम्पॉर्टेंट सेशन रहेगा कंप्यूटर का। तो चाहे आप जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, एफडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हो या एसआई की तैयारी कर रहे हो, कंप्यूटर एक ऐसा पार्ट है जिसमें हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि लिमिटेड सिलेबस है। तो कोशिश यही रहेगी कि इसमें पूरी 100% हमारी एक्यूरेसी रही और कोई भी चीज़ हमारी छूटे ना। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को भी आज टारगेट करेंगे हम। ठीक है, तो ये बता दूं कि ये सेशन टारगेट करेगा एफडब्ल्यू को, पीएसआई को और जूनियर असिस्टेंट को। और जो कांस्टेबल वाला है वो भी देख सकता है। थोड़े से एडवांस एमसीक्यूज होंगे लेकिन वो भी देख सकता है, क्योंकि जेकेएसएसबी जिस हिसाब के एमसीक्यूज बना रही है, क्या पता कांस्टेबल के एग्जाम्स में भी आपको देखने को मिल जाए ऐसे। तो आप भी देख सकते हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन करते हैं और पहला क्वेश्चन करने के बाद एक इंपॉर्टेंट मैसेज है आप सबके लिए। तो पहला एमसीक्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर व्हाट डज स्पूलिंग स्टैंड्स फॉर। स्पूलिंग बताना है कि क्या मतलब होता है इसका। ठीक है, और ये एक प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस किसका है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का। पहले मैं इसकी फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ। ठीक है, फिर इस प्रोसेस के बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि होता क्या है, क्योंकि इस सेशन में हमने कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट जो है वो समझने हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन। अब इसका मतलब क्या है तो मैं अभी बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको ये याद रखनी कि स्पूलिंग प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम आपका तभी करता है जब आपकी सीपीयू की स्पीड फास्ट होगी और जो हमारा इनपुट या आउटपुट डिवाइस है उसकी स्पीड जो होगी वो क्या होगी, स्लो होगी। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लो कि एक यूज़र ने 5 डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने का कमांड दिया प्रिंटर को। किसको? प्रिंटर को। अब आपका जो प्रिंटर है ना वो है स्लो, क्योंकि घटिया क्वालिटी का है। प्रिंटर है आपका स्लो, तो सीपीयू क्या करेगा ना, इन 5 डॉक्यूमेंट्स को लाइन में लगा देगा, क्यू में लगा देगा, मतलब लाइन में लगा देगा। और लाइन में कहाँ पे लगाएगा मैं आपको बताता हूँ। देखो, लाइन में लगा देगा ये हार्ड डिस्क में एक जगह होती है जिसको हम बोलते हैं स्पूल। हार्ड डिस्क में ही एक जगह होती है जिसको हम कहते हैं स्पूल। यहाँ पे क्या करेगा, आपके ये लाइन में लगा देगा, जैसे 5 डॉक्यूमेंट को ऐसे नंबरिंग में लाइन लगा देगा, 1 2 3 4 और 5, क्योंकि 5 डॉक्यूमेंट हमने क्या करने थे, प्रिंट करने थे। अब क्या होगा, इसी स्पूल वाली जगह से एक एक करके जो फाइल है वो कहाँ जाएगी, प्रिंटर के पास। और प्रिंटर क्या करेगा, एक एक करके सबको प्रिंट करेगा। समझ में आई? तो इसी को हम बोलते हैं स्पूलिंग। तो जब भी स्पूलिंग तब करेगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जब एक तो आपका इनपुट या आउटपुट डिवाइस स्लो हो और सीपीयू आपका फास्ट हो। क्योंकि सीपीयू अगर डायरेक्ट भेज देगा ना, कि प्रिंटर जो है वो प्रिंट ही नहीं कर पाएगा क्योंकि वो स्लो है। तो इसलिए वो क्या करेगा, इन 5 डॉक्यूमेंट्स को टेम्पररी टाइम के लिए कहाँ पे स्टोर करेगा, स्पूल में। स्पूल क्या है, एक स्पेशल जगह है हार्ड डिस्क के अंदर, वहाँ पे क्या करेगा, ये सेव करेगा। और फिर एक एक करके किसको भेजेगा, प्रिंटर को। फिर प्रिंटर क्या करेगा, एक एक करके इसको क्या करेगा, प्रिंट करेगा। आई होप चीज़ों को समझ अब आपको पता लग गया होगा स्पूलिंग क्या होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए और होता किस लिए तो ये भी पता होना चाहिए। अगर स्पूलिंग का ना ऑप्शन में दे देगा कि ये किस इनपुट डिवाइस से रिलेटेड है, तो बहुत सारे ऑप्शन दे देगा उसमें, सीपीयू डाल देगा, प्रिंटर डाल देगा। ठीक है, तो आपने उसमें जो आंसर लगाना है वो प्रिंटर लगाना है। ठीक है, प्रिंटर से एसोसिएटेड है आपका स्पूलिंग। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक और चीज़, अगर प्रिंटर हाई क्वालिटी का है, बहुत अच्छी स्पीड है उसकी, मतलब जितनी सीपीयू की स्पीड है उतनी ही प्रिंटर की ही आपकी स्पीड है, तो फिर उस केस में स्पूलिंग ना के बराबर होगी, स्पूलिंग होगी ही नहीं। स्पूलिंग तब होगी जब आपकी सीपीयू की स्पीड आपकी तेज़ है, ज़्यादा है, और आपकी जो, अगर मैं बात करूँ इनपुट आउटपुट डिवाइस है उसकी क्या है, स्लो है। तो आई होप चीज़ों को आपने अब समझा होगा। ठीक है, अब आपको एक और कंसेप्ट समझना होगा स्पूलिंग का और बफरिंग का। देखो, जैसे मैंने आपको बताया ना, स्पूलिंग में जो स्टोरेज यूज़ होगी वो होगी हार्ड डिस्क की, लेकिन बफरिंग में है ना, बफरिंग में जो स्टोरेज होती है वो होती है बफर। और बफर कहाँ पे होती है, आपकी रैम में। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, पहले एग्जाम्पल से ही समझता हूँ। सपोज कर लो आपने क्या किया, यूट्यूब को ओपन किया और आपने वहाँ पे वीडियो को प्ले किया। अब वीडियो डायरेक्ट प्ले नहीं होती, सबसे पहले जो वीडियो का थोड़ा सा पार्ट होता है, ठीक है, वो बफर में स्टोर होता है। बफर कहाँ पे, रैम में स्टोर होता है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बफरिंग कहते हैं। वीडियो तो आपकी चल रही होती है लेकिन बैकग्राउंड में बफरिंग भी चलते रहती है। वीडियो चल रहा होता है, साथ साथ में जो डेटा होता है वो बफर हो रहा होता है, मतलब रैम में आपके स्टोर हो रहा होता है। ठीक है,
और जैसे ही अगर मैं बात करूँ, इंटरनेट अगर स्लो होने लगता है तो बफर जो है वो रैम का खाली होने लगता है और वीडियो इसीलिए आपकी रुक जाती है और लोडिंग दिखाना शुरू कर देता है। और जैसे ही इंटरनेट का कनेक्शन आपका तेज़ होगा तो फिर से वो वीडियो अच्छे से बफर होगी, रैम में स्टोर होगी और आपको दिखेगी। तो ये होती है आपकी बफरिंग। आई होप चीज़ों को समझ आया होगा। और इसीलिए अगर क्वेश्चन आ जाए कि बफरिंग में जो आपका डेटा है वो कहाँ पे स्टोर होता है, तो रैम में स्टोर होता है। और स्पूलिंग में जो आपका डेटा है वो कहाँ पे स्टोर होता है, तो हार्ड डिस्क में एक जगह होती है स्पूल, वहाँ पे स्टोर होता है। मैंने आपको फुल फॉर्म भी यहाँ पे बता दी, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बी। तो क्वेश्चन सेकंड पे चलने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेता हूँ आपसे। अब काफ़ी सारे जो जूनियर असिस्टेंट के एस्पिरेंट्स हैं वो टेंशन में है कि एग्ज़ाम 19 को होगा या नहीं होगा। तो देखो, सच में मुझे खुद को भी नहीं पता कि एग्ज़ाम 19 को हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि मुश्किल है, ठीक है। लेकिन माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि नहीं यार, तैयारी कर रहा हूँ तो करते ही जाना है बस। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता एग्ज़ाम जब मर्ज़ी हो, मेरा काम है, मेरे को सिलेक्शन लेनी है तो लेनी है। अब ये तो नहीं है कि मतलब एग्ज़ाम ये प्रॉपर कैंसल ही हो जाएगा और 1-2 साल तक होगा नहीं। होगा ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने बाद हो जाएगा या 2-3 हफ़्ते बाद हो जाएगा, लेकिन पेपर तो होगा ही ना। 19 के बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोशिश यही करो कि कोई भी अगर वीक टॉपिक है तो उसको अच्छे से उस पे वर्क करो और उसको अपनी स्ट्रेंथ बना लो। जहाँ पे भी आपको लगता है कि नहीं यार, इस सेक्शन में दिक्कत आ रही है, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे दिक्कत आ रही है। और एक और चीज़ कि जिनका पूरा सिलेबस कंप्लीट है और जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो स्विच कर जाओ एफडबलए पे। उसका तो पेपर आपको पता है कि जून पे है और उस पे कोई केस भी नहीं चल रहा, तो स्विच कर जाओ यार एफडबलए पे। टाइम वेस्ट नहीं करो। इसमें आपको पता है कितने टॉपिक्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें। तो कोशिश यही करो कि जूनियर असिस्टेंट का अगर सिलेबस कंप्लीट है, मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, तो स्विच कर जाओ एफडबलए पे। और एक और चीज़ कि जिन्होंने एफडबलए का फॉर्म ही नहीं भरा हुआ, तो उनके लिए एक और चीज़ है कि जिन्होंने टेस्ट सीरीज में एनरोल किया ना, अब हमारा जो हमने बहुत सारे, आपको पता है कि यार फरवरी से हमने जो डेल्टा बैच है अपना टेस्ट सीरीज का वो लॉन्च किया था। और टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट ना जाने हमने कितने दे चुके हैं, आपको कितनी शीट्स मिल चुकी हैं, ठीक है। अब ज़्यादा हमारा जो कोशिश रहेगा, हम यही फोकस करेंगे कि यार ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे ही फोकस करें, ठीक है। और कोशिश करें कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे वो जीएस के हैं, जम्मू कश्मीर के जीएस के हैं, या कंप्यूटर के कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें डिफ़िकल्टी आ रही है, तो उस पे टॉपिक वाइज आपके टेस्ट लिए जाएँ। और सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ जो मॉक टेस्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लिए जाएँ, ताकि कोई भी चीज़ ना छूटनी नहीं चाहिए यार। मेरी यही अपने तरफ से यही कोशिश है कि जिन्होंने भी टेस्ट सीरीज़ में एनरोल किया है, भाई तुम सबकी सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। और आप परफॉर्म भी अच्छा कर रहे हो, तो मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सिलेक्शन लेने वाले हैं। बस जेकेएसएसबी एग्ज़ाम ले ही लेगी यार। बस टेंशन, बस हिम्मत नहीं हारो यार। अब इतना सह लिया है, फरवरी में एग्ज़ाम होना था, फिर डिले होता गया, अब थोड़ा और सह लो, पेपर तो होना ही है, ठीक है। तो बस मेरी यही सलाह है कि यार तैयारी करते रहो, हौसला मत हारो, ठीक है। अपना फ्लो मत तोड़ो, जो फ्लो ऑलरेडी बना के रखा है ना, वो कंटिन्यू करते जाओ, ठीक है। और जिनको जिनको भी कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, मतलब कुछ भी आ रही है, तो मेरे को सीधे इस नंबर पे मैसेज करो यार, ठीक है। 6005281970, आप इस पे मेरे को मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हो। चाहे आपको जूनियर असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज़ में एनरोल होना है, तब भी आप हो सकते हो। बस इस नंबर पे मैसेज करना। टेलीग्राम पे मेरे को पता है बहुत लोगों को दिक्कत आ रही है, तो इस पे मैसेज किया करो, इस पे व्हाट्सएप किया करो अगर एनरोल होना है तो। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, जिन्होंने जो एफडबलए के एस्पिरेंट्स हैं, तो उनकी भी टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हो जाएगी। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि कब हो रही है, कब हो रही है। तो मैं बता देता हूँ, थोड़ा-सा देखो यार, टेस्ट सीरीज़ बनाने में टाइम लगता है। मेरी वो आदत नहीं है कि बेकार से क्वेश्चन डाल दिए। एक-एक क्वेश्चन को बहुत मेहनत लगती है बनाने की, ठीक है। तो मेरी यही कोशिश, इसीलिए उसको थोड़ा-सा टाइम लग रहा है, क्योंकि आपको पता है कि आपको डेली टेस्ट पैकेज तो मिलेगा ही मिलेगा, जैसे जूनियर असिस्टेंट में मिला था, लेकिन डेली टेस्ट भी मिलेंगे और तब तक मिलेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता, तो उसमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आप मान के चलो कि 7 या 8 को आपकी जो एफडबलए की टेस्ट सीरीज़ है वो लॉन्च हो जाएगी। तो जो भी एनरोल करना चाहता है वो मेरे को इसी नंबर पे मैसेज करना, व्हाट्सएप के इस नंबर पे, ठीक है। और एक और चीज़ बता दूँ कि 300 ही स्लॉट्स होंगे। जैसे जूनियर असिस्टेंट का मैंने रखा था कि यार 100 होंगे, लेकिन बहुत डिमांड आई, तो फिर वो अब 250 के ऊपर चले गए हैं स्लॉट्स उसके। लेकिन जूनियर असिस्टेंट के 300 स्लॉट्स ही रहेंगे, तो जो पहले बुक करा गया वो करवा गया। 300 के ऊपर नहीं रखने वाला, क्योंकि मेरे को दिक्कत हो जाती है यार, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज वगैरह, डाउट वगैरह सब लेने होते हैं, तो उस हिसाब से। तो यही थी यार, मेरा यही आपसे एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि चाहे वो मेरे भाई है या बहन है, तो कोशिश करना अपना फ्लो मत तोड़ना यार। बस इसी पेस पे चलते जाओ, एग्ज़ाम तो होना ही है, ठीक है। मेरी यही मैसेज है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। मैच द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मालवेयर विद देयर करेक्ट डिस्क्रिप्शंस। अब इसी टॉपिक में आपका जो सारा मालवेयर वाला टॉपिक है,
टाइप्स ऑफ वायरस, ठीक है, जितने भी मालवेयर है कंप्यूटर के वो सब कवर कर लेंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर करेंगे, फिर हम ये पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे, तो कॉपी और नोटबुक भी अपने साथ में ही रखना। तो पहला है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स हमें पता है कि देखने में ये एक यूजफुल सॉफ्टवेयर से लगता है, लेकिन अंदर जाके क्या करता है, हमारा डेटा को स्टील कर सकता है, चोरी कर सकता है, कंट्रोल ले सकता है, और फाइल्स को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। दिखने में ये यूजफुल या अट्रैक्टिव सॉफ्टवेयर की तरह होता है, ठीक है, मतलब वही हो गया कि फेक चीज़ के नाम पर असली नुकसान करवाता है ये, तो उसी हिसाब से आपका ट्रोजन हॉर्स हो गया। तो ये आ गया फर्स्ट का, ये आ जाएगा सेकंड, डिस्गाइजेस इटसेल्फ एज ए लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर टू ट्रिक यूजर इनटू इंस्टॉलिंग इट, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास आ जाता है रैनसमवेयर। अब रैनसमवेयर में क्या होता है, ये क्या करता है, हमारी जो भी फाइल्स होगा उसको लॉक कर देगा। लॉक कंप्यूटर की अगर मैं लैंग्वेज में बोलूँ तो इनक्रिप्ट कर देगा, ठीक है। फिर उसको डिक्रिप्ट करने के लिए, वापस से अनलॉक करने के लिए क्या मांगता है, रैंसम मांगता है, मतलब पैसे वगैरह मांगता है। तो वही चीज़ें किसके अंदर आ जाती हैं, रैंसमवेयर के अंदर, ठीक है। जैसे होता कैसे, तो अगर आपने कोई भी ऐसे इनवैलिड लिंक हो गई या इन्फेक्टेड लिंक हो गई, उस पर क्लिक किया, ठीक है, तो रैंसमवेयर जो सिस्टम होता है वो आपके पीसी में इंस्टॉल हो जाता है। फिर वही करेगा, जो आपकी यूजफुल फाइल होगी उसको क्या करेगा, वो लॉक कर देगा, इनक्रिप्ट कर देगा, और फिर डिक्रिप्ट करने के लिए, अनलॉक करने के लिए आपको पैसे मांगता है। और जनरली जो पैसे मांगता है वो क्रिप्टो की फॉर्म में मांगता है, ठीक है, एक टाइप की ये डिजिटल करेंसी होती है क्रिप्टो। इस फॉर्म में आपसे क्या मांगता है, पैसे मांगता है डेटा को वापस भेजने के लिए। और आता कहाँ, जैसे स्पैम ईमेल्स हो गए, ठीक है, कोई सस्पिशियस आपने वेबसाइट ओपन कर ली, तो उस हिसाब से ये आपका रैंसमवेयर आपके कंप्यूटर में आ जाता है। तीसरा है वॉर्म। अब वॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। अब वॉर्म इंपॉर्टेंट है, पहले वॉर्म का यहाँ पे आंसर ही पहले मैं बता देता हूँ, थर्ड का वन आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, लेकिन मैं आपको पूरा टॉपिक ही पढ़ा देता हूँ, और शुरू करेंगे हम वॉर्म से, क्योंकि वॉर्म और वायरस में जो स्टूडेंट्स हैं उनको कन्फ्यूजन होती है, तो मैं पूरा यहाँ पे करवा देता हूँ। तो नोट्स डाल लेना, टाइप्स ऑफ मालवेयर इन कंप्यूटर्स, ठीक है। तो पूरा टॉपिक ही हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। पहला ही हम करेंगे स्टार्ट का किससे, वॉर्म से। वॉर्म, एक वॉर्म आपका होता है राइट ओनली, राइट वंस रीड मैनी, वो स्टोरेज का कंसेप्ट है, उसको फिर कभी पढ़ेंगे। लेकिन ये वॉर्म जो है आपका मालवेयर है। और सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये वायरस जैसा होता है, ठीक है, किसके जैसा होता है, वायरस जैसा होता है। किसके जैसा होता है, ये वायरस जैसा होता है, लेकिन इसका काम अलग होता है, क्योंकि इसको रन करने के लिए किसी भी ह्यूमन एक्शन की ज़रूरत नहीं होती। ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, अपनी कॉपीज़ बनाता है, रेप्लिकेट करता है, सेल्फ रेप्लिकेट करता है, मतलब कॉपीज़ बनाता है अपनी। किससे किससे बनाता है, तो नेटवर्क के ज़रिए आप अपनी क्या बनाता है, कॉपीज़ बनाता है। नेटवर्क के थ्रू क्या करेगा, अपनी कॉपीज़ ये बनाता है, ठीक है। अब ये वायरस से किस हिसाब से अलग है, तो वायरस जैसे हमारे कंप्यूटर में समझ लो पेन ड्राइव से आया, तो जब हम उस फाइल को क्लिक करेंगे तब हमारी क्या होगा, वायरस से वो चीज़ें खराब होना शुरू होंगी। लेकिन वॉर्म का चक्कर अलग होता है। सबसे पहले वॉर्म जो आता है आपके पीसी के अंदर नेटवर्क से आएगा, ठीक है, नेटवर्क से आएगा, और जैसे ही ये कंप्यूटर पे आएगा अपने, आपको किसी भी फाइल को क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपनी क्या करेगा, ये कॉपीज़ बना लेगा, और कॉपीज़ बना के हमारे सिस्टम को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। तो ये एक स्टैंड अलोन, अगर हम कह सकते हैं कि स्टैंड अलोन प्रोग्राम है। क्या है, स्टैंड अलोन प्रोग्राम है, इसे किसी भी इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये खुद ही क्या करता है, रेप्लिकेट करता है, और नेटवर्क के ज़रिए आपके कंप्यूटर में एंट्री मारता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और मेन चीज़ कि आपको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये खुद ब खुद ही क्या करेगा, हम इन्फेक्ट डालेगा आपके कंप्यूटर में, आपकी फाइल्स पे, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक ऐसे होता है कि सपोज करो कि नेटवर्क के ज़रिए आपके एक कंप्यूटर से आया, और इसी कंप्यूटर के साथ आपका एक और कंप्यूटर कनेक्टेड है, या फिर मोबाइल भी कनेक्टेड है, तो ये इतनी कॉपीज़ बना लेगा ना कि फिर ये इसी नेटवर्क से ज़रिए इस कंप्यूटर पे आएगा, फिर इससे जाके ये मोबाइल पे आ जाएगा। तो इतना ज़्यादा ये डेंजरस होता है, क्योंकि ये हज़ारों अपनी कॉपीज़ बना लेता है, ठीक है, और बाकी कनेक्टेड जो कंप्यूटर्स होंगे उस पर भी अटैक करना शुरू करता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब समझ आया कि वायरस से ये कैसे अलग है। एक बार फिर से एक शॉर्ट समरी बता देता हूँ। वायरस क्या है, इसको होस्ट की ज़रूरत है, मतलब कि किसी फाइल में ये छुपेगा, किसी फाइल में, किसी ऐप में। लेकिन वॉर्म में ऐसा कुछ नहीं है, अपनी खुद कॉपीज़ बनाएगा, और इस पे क्लिक करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे आप वायरस के केस में अगर वो किसी फाइल में घुसा है, तो आप उस फाइल को क्लिक करोगे तो वो फिर एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन वॉर्म के केस में ऐसा नहीं होता, ये अपनी हज़ारों कॉपीज़ बनाएगा, और खुद ब खुद क्या होगा, ये सिस्टम में फैलना शुरू कर देगा। तो इसी तरीके से ये डिफ़र करता है अपना वायरस से। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा, वॉर्म हो ही गया तो दूसरा हम बात कर लेते हैं वायरस और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स, ठीक है। दूसरा हमारा जो मालवेयर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा
वायरस, और उसकी भी जो कुछ टाइप्स है वो भी हम कर लेते हैं। सबसे पहले आएगा वायरस। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। क्या? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। अब दो चीज़ें इसमें, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि वायरस को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले ह्यूमन एक्शन की ज़रूरत पड़ती है। मतलब जब ये कंप्यूटर में एंट्री मारेगा तो आपको पहले, जिस पे इसने अपना अड्डा बनाया है, मतलब जहाँ पे ये वायरस घुसा है, जैसे कोई फाइल पे, कोई लिंक पे, जब आप क्लिक करोगे तब ये जाके आपका क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। पहली चीज़ ये हो गई, ठीक है। मतलब कि इसको ह्यूमन एक्शन की ज़रूरत पड़ रही है ना, जो वॉर्म में नहीं पड़ रही थी। ह्यूमन एक्शन मतलब जब इंसान उस लिंक पे क्लिक करेगा या उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को ओपन करेगा तब जाके आपका वायरस एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और होस्ट की इसको ज़रूरत पड़ रही है। होस्ट इन द सेंस कि मतलब किसी फाइल पे जाके ये छुप रहा है, किसी फाइल के अंदर है, किसी ऐप के अंदर है, ठीक है। तो उस हिसाब से मतलब होस्ट की ज़रूरत पड़ रही है जो वॉर्म को नहीं थी। और रेप्लिकेट ये भी करेगा, जो वॉर्म करता था रेप्लिकेट ये भी करेगा, लेकिन होस्ट की ज़रूरत पड़ रही है और ह्यूमन एक्शन भी इसको चाहिए, ठीक है। ये आपको बताना चाहिए वायरस में। अब मैं थोड़ी सी अगर वायरस की हिस्ट्री के बारे में बात करूँ ना, तो आपको पता होना चाहिए कि पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था, ठीक है। तो पहला आपका कंप्यूटर वायरस था क्रीपर, और इसको बनाया किसने था? तो इसको बनाया था बॉब थॉमस ने। बॉब थॉमस ने बनाया था 1971 में। और क्वेश्चन आता है कि इसने किसको इन्फेक्ट किया था? तो इसने किया था आरपानेट को। आरपानेट को इन्फेक्ट किया था, ठीक है। ये पता होना चाहिए किसने बनाया था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये भी याद रखना कि इसी को मिटाने के लिए, इसी को डिलीट करने के लिए जो एंटीवायरस बनाया जाता है, एंटीवायरस मतलब इसको हटाने के लिए, ठीक है, वो था आपका रीपर प्रोग्राम। रीपर, और बनाया किसने था? रे टॉमलिंसन ने। और ईयर एक साल बाद 1972 में, रे टॉमलिंसन में, याद लिख लेना आगे, वही है आपका ईमेल वाला, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये याद रखना, ये जो मैं जितना भी बताया ये कंप्यूटर के कंटेक्स्ट में बताया है, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर और पीसी में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लो। अगर पहला पीसी वायरस बोले तो वो ब्रेन वायरस है, वो आगे मैं बताता हूँ, ठीक है। अब समझा ही देता हूँ। देखो, जो कंप्यूटर होता है ना, वो एक ब्रॉड टर्म है जिसमें दुनिया की कोई भी डेटा प्रोसेस करने वाली मशीन आ सकती है। जैसे बड़े सर्वर्स हो गए, सुपर कंप्यूटर्स हो गए। लेकिन अगर मैं पीसी की बात करूँ तो सिर्फ ये स्पेसिफिक टाइप के कंप्यूटर होते हैं, जैसे आपके माइक्रो कंप्यूटर्स जिन्हें हम कहते हैं, जो स्पेसिफिकली किसी सिंगल यूज़र के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए बनाए जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, कंप्यूटर एक ब्रॉडर टर्म है। तो अलग अलग चीज़ें होते हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो या आपका पीसी हो। अब मैं पीसी की बात कर लेता हूँ कि पहला पीसी वायरस कौन सा था, ठीक है। ये जितनी भी सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपने जो भी नोट्स हैं उसमें ज़रूर ऐड ऑन करना, ठीक है। देखो, पहला जो पीसी वायरस है ना, पर्सनल कंप्यूटर वायरस, वो है आपका ब्रेन वायरस। क्या है? ब्रेन। और बनाया किसने है? कंट्री, तो पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान ने बनाया है, ठीक है। इसे ही हम क्या कहते हैं? MS डॉस पीसी वायरस। और ये टाइप पूछेगा ना कि ब्रेन किस टाइप का वायरस था, तो ये बूट सेक्टर वायरस था। अभी आगे बात करेंगे जब टाइप्स ऑफ वायरस की बात करेंगे, तो एक टाइप का बूट सेक्टर वायरस था, ठीक है। और बनाया किसने था? दो पाकिस्तानी भाई थे, बसित और अमजद फारूक, उन्होंने ये बनाया था। ये पता होना चाहिए ब्रेन के बारे में, ठीक है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वायरस कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं वायरसेस के, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एक फैक्ट याद रखना कि यार, एक वायरस था जो आई लव यू नाम से था, ठीक है। 2000 में आया था ये, 2000 ईयर में आया था। और ये ईमेल से बहुत तेज़ी से स्प्रेड होता था, ईमेल से आता था ये, ठीक है। ये पता होना चाहिए, ठीक है। बस ये याद रखना, ये पूछ सकता है कभी MCQ में। अब थोड़ा टाइप्स की बात कर लेते हैं कि वायरस किस किस टाइप्स के होते हैं, ठीक है। और ये मालवेयर के अंदर चल रहा है वायरस, और वायरस के टाइप्स, अभी मालवेयर और भी काफ़ी सारे हैं तो हम सारे करेंगे।
ठीक है, तो समझ लो आपका यार छोटा सा टॉपिक है, सोचा कवर ही करवा देता हूँ, कुछ नहीं होता। ठीक है, अब पहली जो टाइप रहती है वायरस की, वो सबसे पहले हम आप पढ़ेंगे बूट सेक्टर, बूट सेक्टर वायरस। ठीक है, इसका नाम बूट सेक्टर वायरस क्यों है? तो सबसे पहले आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए बूट सेक्टर क्या होता है। देखो, बूट सेक्टर ना एक स्पेशल छोटा सा एरिया होता है, कहाँ पे? स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर, और खास करके किस स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर? तो जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, सेकेंडरी स्टोरेज, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव, यूएसबी हो गया। ठीक है, और इनके अंदर क्या होता है? सिस्टम को स्टार्ट करने का मतलब बूट करने का इनिशियल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इसी के अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि कैसे आपका जो सिस्टम है वो ऑन होगा, ऑपरेट होगा। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस, जो इनिशियल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो इसी बूट सेक्टर के अंदर होते हैं। और बूट सेक्टर का एक छोटा ऐसा एरिया है कि स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर। सपोज करो आप अपने पीसी से हार्ड डिस्क निकाल लेते हो। ठीक है, तो फिर आपका क्या होगा? आपका जो पीसी है वो बूट नहीं करेगा, ऑन नहीं होगा। तो बहुत ज़रूरी होता है बूट सेक्टर। अब बूट सेक्टर वायरस क्या करता है? इसी बूट सेक्टर को क्या करता है? अटैक करता है। ठीक है, तो क्या करता है? ये बूट सेक्टर को इन्फेक्ट करता है। और काम कैसे करता है? जैसे ही आप अपना पीसी ऑन करोगे, तो ये जो बूट सेक्टर की इनिशियल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसमें अपना क्या करेगा? कोड डाल देगा। कोड डालने की वजह से क्या क्या होगा? जैसे ही आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन करोगे, आपका पीसी ऑन होगा, जैसे ही ऑन होगा, तो ये क्या करेगा? फैलना शुरू हो जाएगा आपके पीसी के अंदर, और जो भी आपकी फाइल्स हैं उनको क्या करेगा? इन्फेक्ट करेगा, स्प्रेड होके। ठीक है, तो ये होता है आपका बूट सेक्टर वायरस। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। ठीक है, ये हो गया पहला बूट सेक्टर वायरस। ठीक है, अब दूसरे की बात कर लेते हैं। अब दूसरा हमारे पास आता है पॉलीमॉर्फिक। ये अपने रूप बदलते रहता है। ठीक है, ये याद रखना। दूसरा कौन सा आता है? पॉलीमॉर्फिक। ये क्या करता है? कोड चेंज करते रहता है अपना बार बार, ऑलवेज चेंज कोड, कोड चेंज करेगा। ठीक है, और ये हार्ड टू डिटेक्ट हो जाता है, क्योंकि अपना कोड बार बार चेंज कर लेता है ना, तो एंटीवायरस क्या करता है? इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये आप सिंपल समझो कि ये सेम ही वायरस होता है, लेकिन ये अपने अपने अलग अलग रूप बनाते रहता है। तो ये इजीली क्या करता है? स्प्रेड करता है, और एंटीवायरस को क्या करता है? कंफ्यूज करता है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि एंटीवायरस को कंफ्यूज करने वाला कौन सा वायरस है, तो वो पॉलीमॉर्फिक वायरस है। ठीक है, अब तीसरे की हम बात करते हैं। तीसरा भी इंपॉर्टेंट है, मैक्रो। मैक्रो भी इंपॉर्टेंट है, मैक्रो वायरस की भी बात कर लेते हैं। मैक्रो इंपॉर्टेंट ही बताऊंगा, ठीक है, जो एग्जाम ओरिएंटेड है। मैक्रो, और आपने ये वर्ड सुना होगा मैक्रो कहाँ पे? एक्सेल में। ठीक है, मैक्रो सुना होगा एक्सेल में। तो बेसिकली क्या है? मैक्रो वायरस एक टाइप का कंप्यूटर वायरस है, जो डॉक्यूमेंट्स फाइल, जैसे अगर मैं बात करूं वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, फाइल्स हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर जो मैक्रो प्रोग्राम्स लिखे होते हैं, उनके जरिए स्प्रेड होता है। सपोज करो आपने डॉक फाइल खोली, डॉक एक्स या डॉट एक्सएल एस एक्स खोल लिया, तो जैसे ही इन्हीं के अंदर ये क्या होगा? छुपा बैठा होगा मैक्रो। तो जैसे ही आप ओपन करोगे, ये क्या करेगा? स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ऑटोमेटिकली क्या करता है? ये एग्जीक्यूट हो जाता है जैसे भी कोई आप मैक्रो जो है वो फाइल ओपन करोगे। और मैक्रो क्या, एक छोटा प्रोग्राम है, स्क्रिप्ट ऑटोमेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। मोस्टली कहाँ पे यूज़ होता है? तो माइक्रो वर्ड में इस्तेमाल होता है, और एक्सेल में इस्तेमाल होता है। तो यही है आपका मैक्रो। ठीक है, ये याद रखना। कभी भी अगर एक्सेल वर्ड से रिलेटेड अगर कोई वायरस पूछ ले, तो उसका आंसर मैक्रो होगा। ठीक है, ये याद रखना आपने। तो कहाँ पे इंसर्ट होता है? ये डॉक्यूमेंट का जो मैक्रो सेक्शन होता है, वहाँ पे जाके ये छुपा बैठा होता है। जैसे ही फाइल को ओपन करेंगे, मैक्रो रन होता है, और ये क्या करता है? वायरस आपका एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, और ये जो पूरा का पूरा आपको जितने भी डॉक्यूमेंट फाइल होगी, सपोज करो आपने बहुत सारे पीडीएफ्स बनाए हैं, ठीक है, एक्सेल की फाइल्स बनाई हैं, चार्ट बनाए हैं, तो उसमें क्या करेगा? ये इन्फेक्ट हो जाएगा, और आपकी जो फाइल्स होंगी उनको क्या करेगा? इन्फेक्ट करेगा, खराब कर देगा। तो ये है आपका मैक्रो वायरस। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका डायरेक्ट एक्शन वायरस। कौन सा? डायरेक्ट एक्शन वायरस। डायरेक्ट एक्शन वायरस, इसका लॉजिक सिंपल है। ये इसका सीधा सिंपल सा फंडा ये है, ये अपना काम करेगा जो भी इसको टास्क दिया है, और ये फिर गायब हो जाता है। सपोज करो आपका जो वायरस है वो बैठा हुआ है एक गेम में, एक गेम की फाइल है। ठीक है, सपोज कर लो जिप फाइल है, और आपको इसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट करना है, कोई भी फाइल है। तो जैसे ही आप इसको ओपन करोगे, ये वायरस क्या करेगा? एक्टिवेट हो जाएगा, और जिस जिस भी चीज़ को इसने इन्फेक्ट करना होगा करेगा, इन्फेक्ट करके ये तुरंत गायब हो जाता है। ये है आपका डायरेक्ट एक्शन वायरस। ठीक है,
जैसे ही वायरस एक्टिवेट होगा इसका काम खत्म होता है, फिर कुछ फाइल्स को इन्फेक्ट करके ये गायब हो जाता है, ठीक है, इनएक्टिव हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। ये भी याद रखना, हर वक्त एक्टिव नहीं रहता और बैकग्राउंड में नहीं रहता जैसे बाकी वायरस थे। इसको बस स्पेसिफिक टास्क होता है, वो काम करके ये कंप्लीट करके अपना ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स मैंने बता दिए वायरस के, ठीक है। अब दूसरे मालवेयर पढ़ लेते हैं। ये तो पहला मालवेयर था वायरस, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स मैंने आपको बता दिया, वॉर्म बता दिया, ठीक है। एक याद रखना, स्पाईवेयर, नाम से पता चल रहा है ये स्पाई का इसका काम होता है, जासूसी करता है, ठीक है। मतलब किसी यूज़र की जानकारी के बिना क्या करता है, इंटरनेट जैसे भी कोई भी आप इंटरनेट सर्व कर रहे हो, ठीक है, कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, कुछ सेंसिटिव डेटा आपका पड़ा हुआ, तो ये क्या करेगा, सीक्रेटली उस चीज़ को मॉनिटर करता है, ठीक है। और आपका जो डेटा है वो चुरा के किसी थर्ड पार्टी को भेज सकता है, तो इसीलिए होता है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो एग्जाम्पल पूछ सकता है स्पाईवेयर का, तो पैगासस याद रखना, पैगासस। पैगासस क्या है, एक टाइप का स्पाईवेयर है, पैगासस हो गया, ठीक है। और किसने बनाया था पैगासस, इसराइल ने बनाया था, इसराइल ने बनाया था पैगासस, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट मालवेयर याद रखना, की लॉगर्स, की लॉगर्स, की लॉगर्स, ठीक है। और ये क्या करता है ना, हमारे कीबोर्ड की जो आप कीज टाइप करते हो उसको क्या कर लेता है, सीक्रेटली रिकॉर्ड कर लेता है। जैसे आप पासवर्ड डालते हो कीबोर्ड के ज़रिए, ओटीपी डालते हो, ईमेल्स डालते हो, चैट लिखते हो, तो वो सब क्या करेगा, कैप्चर कर लेगा। तो बेसिकली ये किसका, आपका स्पाईवेयर का ही एक सब टाइप आ जाती है, की लॉगर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये सिस्टम में चुपके से इंस्टॉल हो जाता है और बैकग्राउंड में ये साइलेंटली रन करते रहता है, और जैसे भी आप कोई की प्रेस करोगे तो वो उसको रिकॉर्ड करेगा, उसका जो डेटा है रिकॉर्ड करेगा, और वो सारा का सारा डेटा वो फिर अटैकर को भेजेगा जिसने वो डाला है आपके पीसी में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हो जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। देखो ये मैंने थोड़ा सा बताया, डिटेल में ही बताया, लेकिन अभी एफ डबल ए की सीरीज़ लॉन्च करने वाला हूँ कंप्यूटर की, यूट्यूब पे ही। तो उसमें एमसीक्यू से सारा ए टू जेड बेसिक से एडवांस करेंगे, टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस कवर करेंगे, ठीक है, कंप्यूटर का। और वो रहेगा आपका एस आई और एफ डबल ई, क्योंकि दोनों का सिमिलर ही है, 99% सिलेबस सेम ही है, ठीक है। कुछ मेरे को चेंजेस नज़र नहीं आए। जो एस आई का सिलेबस है कंप्यूटर का वही एफ डबल ए का है। तो कोशिश करेंगे दोनों के लिए करवाएंगे, जिसमें एक क्लास मैंने डाल दी है नेटवर्किंग डिवाइसेस की, वो पूरा डिटेल में करवाया है। तो सेकंड अब डाल दूंगा ईमेल और इंटरनेट की, वो भी पूरा कर लेंगे, और डिटेल से ए से जूनियर असिस्टेंट का तो चलो मैंने बेसिक से थोड़ा सा ऊपर बताया था, लेकिन इसमें क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पूछ सकता है, तो क्या करेंगे, वो बेसिक से एडवांस छोटी से छोटी चीज़, कोर टॉपिक्स, उसमें भी जितने भी टाइप्स निकलेंगे सारा कवर करेंगे, ठीक है। तो जल्दी वो शुरू हो जाएगा। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे अब। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंसिडर्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले वेब ब्राउजर तो है नहीं, मुझे नज़र आ रहा है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी नहीं है आपका। तो क्या है, अब बताओ, क्या इसका थर्ड होगा, या ओनली थर्ड होगा, या सेकंड थर्ड होगा, बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा डिवाइस ड्राइवर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये दोनों ही क्या है, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर की ही ये टाइप्स हो जाती है, एग्जांपल्स हो जाती हैं, डिवाइस ड्राइवर भी और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी, ठीक है। तो सिंपल, अगर मैं वर्किंग की बात करूँ सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके हार्डवेयर जो है उनको मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। इसको आप मैनेजर भी कह सकते हो, एक ब्रिज की तरह ये काम करता है, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा जो कंप्यूटर है वो किसी काम का नहीं है। अब क्वेश्चन मेन जो चीज़ होती है वो होती है टाइप्स, ठीक है। सबसे पहला टाइप्स अगर मैं बात करूँ तो एक होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में फंक्शंस में क्या क्या फिर आ जाता है, ये क्या करता है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है, ठीक है, फाइल मैनेज करता है, प्रोसेस को शेड्यूल करता है अपने हिसाब से, और सिक्योरिटी ये हमारा देखता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑपरेटिंग सिस्टम में फिर क्या आ जाते हैं इसमें, जैसे विंडोज़ आ जाता है, ठीक है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, लिनक्स, ठीक है, यूनिक्स,
एंड्रॉयड वगैरह, iOS भी इसी के अंदर आ जाते हैं। और ये सब क्या है, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन एक और चीज़ याद रखना यार, ऑपरेटिंग सिस्टम की ना टाइप्स पूछता है वो। देखो, 3 टाइप के आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स याद रखने हैं। एक होता है आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। एक होता है आपका कमांड लाइन इंटरफेस, जिसे आप CLI या CUI भी कह सकते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। एक होता है हमारा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक होता है क्लोज्ड सोर्स, जिसे हम प्रोप्राइटरी भी कहते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या होता है, सिंपल सा बताऊंगा, जिसमें आइकन हमें शो करते हैं, हम माउस उस आइकन पे क्लिक करते हैं और फिर हमारा वो ओपन होता है। कमांड लाइन इंटरफेस में क्या करते हैं, हम कमांड टाइप करके जो प्रोग्राम होता है उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। इसमें एग्जांपल जो मेन आपको याद रखना है कमांड वाले में, MS DOS और यूनिक्स। ओपन सोर्स में जिसका सोर्स कोड फ्री रहता है और हम उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और ओपन सोर्स में सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा आ जाएगा, लिनक्स, सबसे कॉमन आंसर यही होता है। और क्लोज्ड में जिसमें सोर्स कोड बंद रहता है और हम अपने हिसाब से इसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, और इसका एग्जांपल आ जाएगा विंडोज़, आ जाएगा आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा। तो ये है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि डिवाइस ड्राइवर्स कैसे हैं आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक टाइप है, लेकिन मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ डिवाइस ड्राइवर। देखो, अगर आप अपने कंप्यूटर में नया प्रिंटर, माउस या ग्राफिक कार्ड लगाते हैं, तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि उसे कैसे वो काम करेगा। तो ये काम किसका होता है, डिवाइस ड्राइवर का। और ये स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइस को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कराने में मदद करता है। इसीलिए क्या है, ये डिवाइस ड्राइवर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक टाइप है, उसी के अंदर आता है आपका डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डिवाइस ड्राइवर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर। अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से पढ़ा है तो उसके आर्किटेक्चर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। शेल क्या होता है, कर्नल क्या होता है, ठीक है। करेक्ट बताना, ये तो यहाँ से ही मेरे को ये बहुत बेवकूफ़ स्टेटमेंट लग रही है। डिवाइस ड्राइवर्स आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज स्ट्रिक्टली फॉर वर्ड प्रोसेसिंग। अभी मैंने डिवाइस ड्राइवर के बारे में आपको अच्छे से बताया। वर्ड प्रोसेसिंग का काम तो आपके किसका है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के लिए। अब शेल और कर्नल का हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, शेल क्या होता है और कर्नल क्या होता है। सबसे पहले हम कंसेप्ट ही समझ लेंगे, पहले कर्नल क्या होता है। कर्नल, देखो, इसको ना कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं और इसे हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये सॉफ्टवेयर और जो हमारे हार्डवेयर होते हैं, फिजिकल हार्डवेयर जैसे CPU, रैम, डिस्क एक्सेट्रा के बीच में क्या करता है, आपका कम्युनिकेशन करवाता है, ठीक है। और हार्डवेयर पे जो सारा एक्चुअल कंट्रोल होता है ना, वो किसका होता है, कर्नल का होता है, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है कि ये लोड कहाँ पे होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए लोड कहाँ पे होता है। तो ये रैम में लोड होता है, कहाँ पे, रैम में आपका ये लोड होता है। लेकिन सर आपने तो बताया था कि जो कंट्रोल का काम होता है हार्डवेयर का वो BIOS करता है, लेकिन शायद आपने गलत सुना था। मैंने क्या कहा था कि BIOS का काम होता है चेक करना कि आपका जो हार्डवेयर है, जो लगे हुए हैं, कनेक्टेड है कंप्यूटर के साथ, वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो उसका काम ये होता है कि वो चेक करता है, ठीक है, कि हार्डवेयर हमारा सही से काम कर रहा है या नहीं। लेकिन अगर मैं बात करूं, कंट्रोल जो करता है, पूरा एग्जीक्यूट करवाना हार्डवेयर को, सब कुछ करना, ठीक है, वो किसका काम होता है, आपका कर्नल का। और BIOS का भी याद रखना, ये कहाँ पे लोड होता है, तो आपके रोम में लोड होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कर्नल का बता दिया, क्या BIOS इसका पार्ट नहीं है, तो मैंने बस जस्ट बता दिया, ये डिफरेंस याद रखना। दूसरा आता है शेल, क्या होता है शेल। ये सबने ही सुना होगा कि ये यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ये तो ठीक है, चलो मान लिया यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, लेकिन प्राइमरी फंक्शन समझो। देखो, ये आपसे मतलब यूजर से क्या करता है, इनपुट लेता है, फिर उसको ऐसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है जो कर्नल समझ सके। कौन समझ सके, कर्नल समझ सके। और फिर कर्नल को वो टास्क एग्जीक्यूट करने के लिए भेज देता है, जिससे कर्नल क्या करता है, उस टास्क को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। और इसीलिए इसको कमांड इंटरप्रेटर भी कहते हैं, शेल को। शेल इज ऑल्सो नोन एज कमांड इंटरप्रेटर, ठीक है, ये आपको बताना चाहिए। और दो टाइप के शेल होते हैं, एक होता है CLI,
जिसे कमांड लाइन इंटरफेस शेल कहते हैं, और एक होता है आपका GUI, जिसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस शेल कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, और CLI और GUI मैं बता ही चुका हूँ ऊपर, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया आपका। अब चलते हैं MCQ की तरफ। करेक्ट बताना है। अब एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला बोल रहा है शेल इज द कोर कंपोनेंट, मैंने बताया था कर्नल आपका कोर कंपोनेंट होता है, गलत हो गया। दूसरा है द कर्नल इज द यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस तो मैंने शेल का बताया था, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा बोल रहा है द कर्नल इज द कोर पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी एंड प्रोसेस मैनेजमेंट, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, सी है इसका सही आंसर, ठीक है। चलते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ है रैम की टाइप, सिंपल है, बहुत बार बताया हुआ है, SRAM DRAM, ठीक है। लिखा हुआ है SRAM यूजेस फ्लिप फ्लॉप्स टू स्टोर डेटा एंड डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश। ये बात तो ये सही बोल रहा है, DRAM को ये रिफ्रेश करना पड़ता है हमें, क्योंकि उसके अंदर कैपेसिटर लगे होते हैं जो जिसमें से चार्ज लीक करता है, और आपका डेटा जो है वो लीक करते रहता है, इसलिए उसे बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है DRAM को, ठीक है। कर ही लेते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में, क्या हो जाएगा SRAM DRAM, ताकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा स्टेटमेंट GKSSB ने पूछ ली तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। पहले कर लेते हैं SRAM। क्या फुल फॉर्म हो गई? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। टाइप किसकी है आपकी? रैम की। पहले SRAM की ही बात कर लेते हैं, ठीक है। अब ये इसका नाम स्टैटिक क्यों है? देखो, जब तक कंप्यूटर में पावर है, ऑन है वो, ठीक है, तो ये डेटा को क्या करेगा, बिना किसी प्रॉब्लम के होल्ड करके रखता है, ठीक है, इसलिए इसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो ये फ्लिप फ्लॉप यूज़ करता है, इसमें कैपेसिटर नहीं होते, फ्लिप फ्लॉप यूज़ करता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या यूज़ करता है, हमेशा याद रखना, फ्लिप फ्लॉप्स जो है वो आपका यूज़ करता है, ठीक है। और स्पीड इसकी बहुत फास्ट होती है, वेरी फास्ट। क्वेश्चन ये भी आता है कि ये इस्तेमाल कहाँ पे होते हैं, तो याद रखना कैच मेमोरी में एप्लीकेशन, वहाँ पे इसका एप्लीकेशन है कैच मेमोरी, वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं आपके SRAM। अभी DRAM का भी बताऊंगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। और स्टोरेज इसकी लो होती है एज कंपैरिजन टू DRAM, तो स्टोरेज जो इसकी डेंसिटी होती है वो लो रहती है, ये मैंने आपको बता दिया SRAM का। अब बात कर लेते हैं हम DRAM की, ठीक है। DRAM का आपको पहले पहले ही मैंने बता दिया कि DRAM के अंदर क्या होता है, आपका कैपेसिटर्स होते हैं, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, यहाँ पे मैं DRAM लिखूंगा, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होते हैं, कैपेसिटर्स होते हैं, और कैपेसिटर अगर नहीं होगा तो ट्रांजिस्टर्स भी लिखा होता है, ठीक है, कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर्स इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं। और बार बार इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं यहाँ पे यस लिख रहा हूँ, बार बार रिफ्रेश करने की इसको ज़रूरत पड़ती है। स्पीड क्या होती है, स्लो होती है एज कंपैरिजन टू SRAM, क्योंकि बार बार इसको रिफ्रेश करना पड़ता है। अब एप्लीकेशन ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो ये मेन मेमोरी, जो एक्चुअल सिस्टम रैम होती है ना, जैसे आपकी फ़ोन की रैम हो गई, आपकी PC की रैम हो गई, तो वो एक्चुअल में क्या होती है, आपकी DRAM होती है, तो ये आपकी मेन रैम होती है, ठीक है, आपकी डिवाइस की। और इसकी अगर मैं बात करूँ, हाँ, कॉस्ट भी याद रखना, कॉस्ट जो ज़्यादा महंगी आपकी SRAM होती है, ये थोड़ा इसका जो प्राइस होता है वो कम रहता है एज़ कंपैरिजन टू SRAM। डेंसिटी इसकी हाई होती है, ठीक है, स्टोरेज की डेंसिटी जो होती है वो इसकी हाई रहती है, ये आपको मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं अपने इसके तरफ, MCQ की तरफ। लिखा हुआ है स्टैटिक रैम यूजेस फ्लिप फ्लॉप टू स्टोर डेटा एंड डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश्ड पीरियोडिकली, बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्लिप फ्लॉप्स मैंने आपको बताया। DRAM uses capacitor and transistor and it must be constantly refreshed to remain data। अगर रिफ्रेश नहीं करेंगे तो डेटा जो है आपका लीक करते रहता है, ठीक है, इस हिसाब से। तो बोथ 1 and 2 शुड बी द राइट आंसर। 6 पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेब टेक्नोलॉजीज। कुकी और कैचे के बीच में आपको फर्क पता होना चाहिए कि कुकीज क्या होते हैं और कैचे क्या होते हैं, ठीक है। अब ये जो कैच है इसको हार्ड वो CPU वाली कैच मत समझना, ये आपकी वेब टेक्नोलॉजी वाली कैच है, ठीक है। वो तो चिप होती है ना, ये कोई चिप नहीं होती, ये कोई अलग से चिप नहीं होती। जो हमारा वेब ब्राउज़र होता है, जैसे जो भी आप इस्तेमाल करते हो, क्रोम, ठीक है। तो ऐसे समझो यार कि इंटरनेट पे आप क्या कर रहे हो, एक वेबसाइट को बार बार एक्सेस करते हो,
तो ये क्या करेगा, कैच सपोज कर लो कि आप बार बार उसको क्या कर रहे हो, सर्व कर रहे हो, बार बार उस वेबसाइट को ओपन कर रहे हो, तो जो भी वो वेबसाइट का डेटा होगा, जैसे इमेज हो गई, लोगो हो गया, ठीक है, स्क्रिप्ट्स होती हैं वेबसाइट की, तो उस सर्वर से डाउनलोड करके आपके हार्ड डिस्क ड्राइव में, जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है जैसे एसएसडी या हार्ड डिस्क, उसमें क्या करेगा वो सेव कर लेता है, ताकि अगली बार जब हम वो वेबसाइट बिना इंटरनेट के डाउनलोड करें तो वो आपको सामने शो कर जाती है वो वेबसाइट के लोगो, इमेजेस वगैरह, फोटो। तो उसके लिए आपका होता है कैच। लेकिन याद रखना जो सीपीयू वाला कैच होता है उसका डेटा कहाँ पे स्टोर होता है, तो मैंने आपको अभी ऊपर बताया था एस रैम में, लेकिन इसका कहाँ पे होता है, तो जो आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, चाहे एसएसडी है या हार्ड डिस्क है, उसमें हो जाता है। ठीक है, तो मेन पर्पज़ मैंने आपको बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये देखना कैच का जो वेब टेक्नोलॉजी के अगर कॉन्टेक्स्ट में पूछे तो इसका जो डेटा है वो कहाँ पे स्टोर होता है, जो फ्रीक्वेंट यूज डेटा होता है वो स्टोर होता है आपका हार्ड डिस्क में या एसएसडी में। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट देख लेना कि वो वेब टेक्नोलॉजी का पूछ रहा है या सीपीयू को कैच पूछ रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुकीज़ में। देखो कुकीज़ में क्या होता है ना, आपकी जो यूज़र की आइडेंटिटी हो गई, जैसे लॉगिन सेशंस हो जाते हैं, ठीक है, यूज़र आईडी, पासवर्ड वगैरह होते हैं, शिपिंग कार्ट में आपने कुछ आइटम्स रखी हुई हैं, ठीक है, ब्राउजिंग की आपने ट्रैकिंग करनी है, तो ये जो प्लेन टेक्स्ट फाइल होता है उसको क्या करता है, उसको सेव करता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसका साइज़ बहुत कम होता है, मैक्सिमम साइज़ इसका 4 KB का होता है। तो याद रखना ये किसके लिए होता है, यूज़र आईडीज़, पासवर्ड, टोकन्स वगैरह, शिपिंग कार्ड, शॉपिंग कार्ड आइटम्स वगैरह, ठीक है, आइडेंटिटी लॉगिन वगैरह को प्रेफरेंस याद करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी कुकीज़ की टाइप्स भी होती हैं, फर्स्ट पार्टी कुकीज़, थर्ड पार्टी कुकीज़, वो कोई काम का नहीं है, बस यही है बेसिक। अब देख लेते हैं, कुकीज़ आर स्मॉल पीसेस ऑफ डेटा स्टोर्ड ऑन द यूज़र कंप्यूटर बाय द वेब ब्राउज़र टू रिमेंबर यूज़र इन्फॉर्मेशन। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा, यूज़र इन्फॉर्मेशन। दूसरा है कैच टेम्परली स्टोर्स वेब पेज रिसोर्स लाइक इमेजेस ऑन द लोकल ड्राइव। लोकल ड्राइव मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया या एसएसडी हो गया, टू स्पीड अप सब्सिक्वेंट विजिट्स टू द सेम साइट। बिल्कुल सही हो जाएगा, बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ फायरवॉल इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। तो फायरवॉल सभी को पता है क्या होता होगा, ठीक है, तो मैं सीधा बताऊंगा इसका। टू मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड सिक्योरिटी रूल्स। तो इसका बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यार इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं बताने को, तो मैं देता हूँ। देखो देखो, कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि फायरवॉल और एंटीवायरस जो होता है वो सेम चीज़ होती है। काम दोनों का एक ही होता है, लेकिन मेथड अलग अलग होते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। देखो फायरवॉल जो होता है ना, पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ फायरवॉल और यहाँ पे लिखता हूँ आपका एंटीवायरस। काम दोनों का ही होता है कि मतलब वायरस को रोकना, ठीक है, कंप्यूटर को बचाना, प्रोटेक्ट करके रखना। अब एंटीवायरस में हमने क्या देखा था कि जो भी मलिशियस फाइल्स होंगी, वायरस होगा, उसको डिटेक्ट करता है और रिमूव करता है। लेकिन इसका जो कंसेप्ट आता है वो आता है नेटवर्क का। ठीक है, नेटवर्क का कंसेप्ट इसमें आ जाता है। ये नेटवर्क में इनकमिंग सिग्नल्स और आउटगोइंग सिग्नल्स को क्या करता है, ट्रैक करता है। दोनों का बताता हूँ। देखो इनकमिंग और आउटगोइंग, सपोज करो ये तुम्हारा कंप्यूटर है और आप इंटरनेट पे कुछ चीज़ चला रहे हो, कुछ वेबसाइट चला रहे हो, तो एक ऐसा यहाँ पे आपका सिग्नल आता है जिसमें कुछ, सपोज करो कि कुछ वायरस है, ठीक है, कुछ भी है, तो ये क्या करेगा, फायरवॉल अगर आपने लगाया तो ये वहीं से इसको क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा, आने ही नहीं देगा। ठीक है, आना ही नहीं देगा इसके अंदर। और सपोज करो कि ऑलरेडी आपके कंप्यूटर में क्या है, वायरस है। ठीक है, वायरस है और आपने किसी कंप्यूटर को मतलब कंप्यूटर के अंदर किसी लिंक पे क्लिक किया, और वो क्या कर रहा है कि अब आप उस पे क्या कर रहे हो, अपलोड कर रहे हो किसी फाइल को, और उसी के अंदर क्या है, वायरस है। तो फायरवॉल क्या करेगा ना, अब ये जो सिग्नल है वो आउटगोइंग होगा, मतलब ये बाहर जा रहा होगा, तो ये रोक लेगा। मतलब सपोज करो कि जैसे ही आपने इस लिंक पे क्लिक किया, तो इससे क्या होगा, वायरस के ज़रिए आपका जो सपोज़ करो पासवर्ड जो है वो चोरी हो जाएगा। जो भी आपकी सपोज़ करो कि यार एटीएम कार्ड का आपका पिन है वो चोरी हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही ये आउटगोइंग जाने वाला होगा ना, फायरवॉल अलर्ट हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा इसमें आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, वो इसको यहीं पे ब्लॉक कर लेगा।
तो इनकमिंग और आउटगोइंग, मतलब बाहर से अंदर आने वाले में अगर आपके कंप्यूटर में कोई दिक्कत आने वाली है तो वो सिग्नल को यहीं पे रोक लेगा। और अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन, जो चीज़ ऑलरेडी अगर आपके कंप्यूटर में वायरस है और वो आपकी चीज़ को अपलोड करते समय या कुछ भी चलाते समय बाहर की तरफ लेके जा रहा है जिससे दूसरे को आपकी चीज़ पता लग जाए, तो वो भी क्या करेगा, इसको प्रोहिबिट कर देगा, रोक लेगा। तो इसीलिए आपका जो फायरवॉल है वो इनकमिंग और आउटगोइंग सिग्नल्स को क्या करता है, चेक करता है। अगर वो खतरनाक है आपके कंप्यूटर के लिए तो वो वहीं पे उसको गेट पे रोक देगा। लेकिन एंटीवायरस क्या है, वो ऑलरेडी एग्जिस्टेड, जो आपके कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी घूम रहे हैं सॉफ्टवेयर, तो वो उसको चेक करता है, ठीक है, उसको चेक करता है, उसको ट्रैक करता है। तो आई होप चीज़ें समझ आई होंगी फायरवॉल की और एंटीवायरस की, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डेटा कंप्यूटर में एंटर होने से पहले ही गेट से ही भगा देगा उसको। और एंटीवायरस में क्या होगा, डेटा कंप्यूटर में सेव डाउनलोड होने के बाद जब आपका वायरस एक्टिवेट होगा या कोई भी मालवेयर एक्टिवेट होगा, वो तब जाके उसको ट्रैक करता है। तो ये होता है सिस्टम, ठीक है, फायरवॉल को और एंटीवायरस का। और एक और चीज़ याद रखना कि क्वेश्चन आता है कि क्या फायरवॉल सिर्फ हार्डवेयर होता है? नहीं, बोथ आपका हो सकता है, हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है। सर बोथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कैसे होता है, तो सिंपल समझो ना यार। हार्डवेयर इस प्रकार से, जैसे रूटर में फिजिकल हार्डवेयर फायरवॉल लगी होती है आपकी, और अगर मैं कंप्यूटर में विंडोज़ की बात करूं तो विंडोज़ में आपकी सॉफ्टवेयर फायरवॉल होती है, रूटर में आपकी फिजिकल हार्डवेयर फायरवॉल होती है। इस हिसाब से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच शॉर्टकट की इज यूज टू डिलीट द प्रीवियस वर्ड इन एमएस वर्ड? बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार। प्रीवियस वर्ड के लिए आपकी कौन सी होती है, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। और अगर पूछे कि अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड के लिए जो राइट साइड की तरफ होता है वो होता है कंट्रोल प्लस डिलीट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी होगा, याद रखना। कंट्रोल प्लस डिलीट किसका होता है, जब राइट साइड का पूछा और नेक्स्ट पूछा हो, ठीक है। अब ये आ गया ईमेल प्रोटोकॉल से आपके स्टेटमेंट। अब मैंने बहुत ईमेल और इंटरनेट में इसको मैंने बहुत बार करवाया हुआ है, तो आपको पता ही होगा। एसएमटीपी क्या है, ईमेल सेंड करने के लिए होता है। पीओपी आपका रिट्रीविंग है, डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल होता है। आईमैप डिलीट्स ईमेल फ्रॉम सर्वर आफ्टर डाउनलोड। अब ये देखो, और ये भी आपको पता है कि आईमैप अलो एक्सेस फ्रॉम मल्टीपल डिवाइसेस, और पीओपी सिर्फ सिंगल डिवाइस के लिए होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर किसी ने ईमेल प्रोटोकॉल वाली मेरी क्लास नहीं देखी तो जरूर देख लेना, एमसीक्यू सेशन से वो पूरा करवाया हुआ है, ठीक है। ईमेल और इंटरनेट, ईमेल के जितने भी प्रोटोकॉल्स है वो करवाए हैं, ठीक है। और बात करूं इस स्टेटमेंट की, तो ये तो भाई मैंने आपको बताया था ना कि सर्वर पे ही आपकी वो ईमेल रहती है, डिलीट नहीं करता, वहीं पे सेव करता है, ताकि आप मल्टीपल डिवाइसेस पे जाके उसको, वो सर्वर पे ही रहती है तो एक्सेस आप कर सकोगे। तो सेव करता है वो, डिलीट नहीं करता, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, यही तो इसका बिगेस्ट एडवांटेज है ओवर POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोर्ट नंबर याद रखना आई मैप का इंपॉर्टेंट होता है कि डिफॉल्ट 143 होता है इसका, ठीक है, यही याद रखना। बाकी सिक्योर इसका 993 होता है, लेकिन उतना नहीं इंपॉर्टेंट है, 143 याद रखना। और POP3 का भी पोर्ट नंबर, HTTPS का, SMTP का भी पोर्ट नंबर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। विच लेयर ऑफ इंटरनेट मॉडल हैंडल्स ईमेल सेंडिंग? तो बताओ, ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है आपका, ऐसे क्वेश्चंस आपके FAA में बन सकते हैं, ठीक है। उसमें पूरा आपको SI मॉडल पढ़ना पड़ेगा, और SI में भी आपको SI मॉडल पूरा पढ़ना पड़ेगा, आपको करवा रखा है मैंने SI मॉडल, OSI मॉडल, ठीक है, वो देख लेना क्लास। इसका आंसर हो जाएगा आपके आपकी एप्लीकेशन लेयर, क्योंकि यही तो आपको यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करती है। जैसे आपका जैसे आप ईमेल क्लाइंट अपना ओपन करते हो, ठीक है, डायरेक्ट इंटरफेस प्रोवाइड करता है ये नेटवर्क एप्लीकेशंस, जैसे आपका ईमेल क्लाइंट हो गया, ठीक है, ये पता होना चाहिए। प्रोटोकॉल कौन सा इस्तेमाल होता है, तो SMTP, ठीक है। एक्सेल इज यूज्ड फॉर, सिंपल है, प्रेजेंटेशन के लिए तो आपका पावर पॉइंट होता है, कैलकुलेशंस के लिए, और टाइपिंग के लिए क्या होता है, वर्ड, ठीक है। 12th, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। इट प्रोवाइड्स इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, इट मैनेजेस फाइल सिस्टम, इट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है क्या? नहीं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इट शेड्यूल्स प्रोसेसेस। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ बन सकता है क्या इसका आंसर, बताओ। तो ए इज द राइट आंसर, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पावर पॉइंट शॉर्टकट्स।
कंट्रोल प्लस एम इंसर्ट्स अ न्यू स्लाइड। तो पहला बिल्कुल सही है, कंट्रोल प्लस एम से क्या होगा, आपकी एक नई स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी। दूसरा है F5 की दबाने से हमेशा स्लाइड शो बिल्कुल स्लाइड 1 से आपकी शुरू होगी, बिगनिंग से शुरू होगी। और शिफ्ट प्लस F5 से क्या होगा, तो उसी पे होगी जहाँ पे हम करंट उस स्लाइड पे काम कर रहे होंगे, तो वहीं से आपका स्लाइड शो शुरू हो जाएगा शिफ्ट प्लस F5 से। ठीक है, कंट्रोल प्लस एन से स्लाइड शो नहीं होता, कंट्रोल प्लस एन से क्या होता है, आपका न्यू पावर पॉइंट फाइल आपकी ओपन हो जाती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फोर्थ गलत हो जाएगा, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। 14 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ एम एस एक्सेस। इनमें से कौन सा आपका एम एस एक्सेल एक्सेस का क्या है, कंपोनेंट नहीं है, बताओ। स्लाइड्स होती है क्या, स्लाइड्स तो आपकी किसकी होती है, पावर पॉइंट की होती है ना। व्हाट डज ए पीएनजी स्टैंड्स फॉर, बताओ। पीएनजी की क्या फुल फॉर्म होती है, और आपको पता होना चाहिए ये आपका एक इमेज फॉर्मेट है। ठीक है, फुल फॉर्म याद आपको करनी पड़ेगी। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स ए। व्हाट डज गैन स्टैंड फॉर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये पता होना चाहिए गैन क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, ये मैं बताता हूँ क्या होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है जनरेटिव एडवर्शियल नेटवर्क। देखो इसका काम होता है जैसे फेक डेटा बनाना, जो डीप फेक्स आपके बनते हैं ना इंटरनेट पे, वो इसी से बनते हैं, गैन से। जनरेटिव एडवर्शियल नेटवर्क, ये याद रखना, क्वेश्चन अगर पूछ ले। ठीक है, तो फेक डेटा जैसे फेक फोटोज हो गए, ठीक है, जो बिल्कुल असली लगे, तो इसी से होता है, गैन से, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेब ब्राउजर्स एंड प्रोटोकॉल्स, बताओ क्या आंसर होगा इसका। लिखा हुआ पहला यूआर इज द फिजिकल हार्डवेयर एड्रेस। यार फिजिकल हार्डवेयर एड्रेस आपका मैक एड्रेस होता है, जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ, मीडिया मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, बहुत अच्छे से पढ़ा है वो। ठीक है, और यूआरएल आपका लॉजिकल एड्रेस है भाई, लॉजिकल एड्रेस होता है, और आईपी एड्रेस भी आपका लॉजिकल एड्रेस होता है। ठीक है, ये कोई फिजिकल एड्रेस नहीं होता। ठीक है, और किसी डिवाइस का अगर फिजिकल एड्रेस होता है तो वो मैक एड्रेस होता है, और मैक एड्रेस आपका कहाँ लिखा होता है, तो आपको पता होना चाहिए, जो आपका एनआईसी होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है ना, वहाँ पे उस पे लिखा होता है आपका मैक एड्रेस। दूसरा बोल रहा है कि HTML इज द प्राइमरी प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसफर लार्ज जिप फाइल्स ओवर द इंटरनेट। ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि ये एक आपकी मार्कअप लैंग्वेज है, जो वेब पेजेस का जो डिज़ाइन और स्ट्रक्चर होता है उसके लिए काम आती है, ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है। ठीक है, ये जो बोल रहा है लार्ज जिप फाइल, वो काम किसका है, FTP का, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का वो काम है। और HTML आपका कोई प्रोटोकॉल नहीं है, आपकी मार्कअप लैंग्वेज है, ये आपको पता होना चाहिए। थर्ड बोल रहा है कि कुकीज़ आर हार्डवेयर स्टोरेज डिवाइसेस यूज टू स्पीड अप वेब ब्राउजिंग। तो तो हमको पता है कि छोटी जो टेक्स्ट फाइल्स होती हैं सॉफ्टवेयर, वो कोई, ये इसने ना कैच का लिख दिया है, कुकीज़ खुद ही 4 KB की होती हैं, वो क्या ही स्टोर करेंगी। ठीक है, कैच का लिख दिया, और कौन सा वेब ब्राउजिंग वाला कैच बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे होता है ना कैच आर हार्डवेयर स्टोरेज, वो भी गलत हो जाता है यार, क्योंकि हार्डवेयर स्टोरेज डिवाइसेस वो बनता नहीं है, क्योंकि वो कैच एक मेमोरी ही है जो कहाँ पे खुद कहाँ पे स्टोर हो रही है आपकी हार्डवेयर में, तो वो भी गलत हो जाता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी। ठीक है, HTTPS सिक्योर्स कम्युनिकेशन ओवर ए कंप्यूटर नेटवर्क यूजिंग SSL TLS, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल सिक्योर इंटरनेट पर डेटा को सेफली भेजने का क्या है, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। ठीक है, और ये SSL पे वर्क करता है। SSL की फुल फॉर्म होती है सिक्योर सॉकेट्स लेयर, याद रखना, सिक्योर सॉकेट्स लेयर पे काम करता है, या उसके कभी कभी एडवांस्ड वर्जन पे भी जो TLS होता है, जिसे हम ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी भी कहते हैं। ठीक है, इंक्रिप्शन का काम करता है। चलो 18 पे चलते हैं। विच डिवाइस इज प्राइमरली यूज टू कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क दैट यूज डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। अभी आपका नेटवर्किंग डिवाइसेस से
सवाल है और बहुत ये करवा रखा है यार, देख लेना वो लेक्चर, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना, ठीक है, कि जब भी पूछा जाए ना कि जब दो नेटवर्क अलग अलग हों, दो नेटवर्क क्या है अलग अलग है, ये N1 है ये N2 है, लेकिन प्रोटोकॉल क्या हो, प्रोटोकॉल आपका सेम हो, प्रोटोकॉल सेम है और दो नेटवर्क हैं अलग अलग, इनको ज्वाइन करने का जो काम होता है ना, वो होता है रूटर का, ये हमेशा याद रखना। वो किसका काम होता है, वो रूटर का काम होता है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा, विच डिवाइस इज प्राइमरली यूज टू कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क दैट यूजेस डिफरेंट प्रोटोकॉल। यहाँ पे क्या था, प्रोटोकॉल सेम था, लेकिन जब प्रोटोकॉल भी अलग है ना और नेटवर्क भी अलग है, ये काम होता है गेटवे का। ये हमेशा याद रखना, ये कन्फ्यूजन के लिए एमसीक्यू डाल सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू बना सकता है, तो ये हमेशा दिमाग में रखना। जब प्रोटोकॉल सेम है और नेटवर्क अलग अलग हैं, तब रूटर, जब दोनों ही अलग चीज़ें हैं, नेटवर्क भी अलग है और आपका प्रोटोकॉल भी अलग है, तब इस्तेमाल होता है आपका गेटवे। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और स्विच क्या होता है, ये एक ही नेटवर्क के अंदर दो डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, एक ही नेटवर्क के अंदर दो अलग अलग डिवाइसेस को क्या करता है, कनेक्ट करता है डिवाइसेस को। और क्या इस्तेमाल करता है, ये मैक एड्रेस। मैक एड्रेस क्या है आपका, आपका एक फिजिकल एड्रेस है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। और हब क्या होता है, इसे हम डम डिवाइस भी कहते हैं। ये लैन में डिवाइस को जोड़ने वाला एक बहुत बेकार सा डिवाइस होता है। ये बिना सोचे समझे हर एक नेटवर्क को क्या करेगा, हर एक कंप्यूटर नेटवर्क पे क्या करेगा, आपका डेटा भेज देगा, जिसको नहीं भी रिक्वायरमेंट है उसको भी भेज देता है। ये ब्रॉडकास्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और रिपीटर क्या करता है, वीक सिग्नल को उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने का काम जो है वो रिपीटर करता है, रीजनरेट करता है, एम्पलीफाई करता है, रीजनरेट करता है आपका रिपीटर, ठीक है, उस हिसाब से। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग एरर इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम कॉल्ड, तो बताओ क्या होता है इसका आंसर, फाइंडिंग एंड फिक्सिंग एरर्स इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका सी, डिबगिंग। अब ये क्यों आंसर सही होगा वो मैं बताता हूँ, देखो, अब जो प्रोग्राम होता है ना उसके अंदर सिंटैक्स एरर होते हैं, जिन्हें हम ऐसे नॉर्मल भाषा में बग्स कहते हैं। ये क्या करता है, इस प्रोसेस में उसी को ढूंढता है और उसको क्या करता है, फिक्स करता है, ठीक, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वर्चुअल मेमोरी, ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, बताओ क्या आंसर होगा इसका। अब देखो, ये जो वर्चुअल मेमोरी होती है आपकी कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं होती। होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, कि सपोज करो आपकी फ़ोन या कंप्यूटर की रैम जब फुल हो जाती है ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हार्ड डिस्क का कुछ हिस्सा ले लेता है रैम को क्या करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए, इनहेंस करने के लिए। तो जब भी कंप्यूटर की एक्चुअल रैम जो फुल हो जाती है, जैसे आप क्या करते हो, बहुत सारी हैवी एप्लीकेशंस, हैवी गेमिंग कर रहे हो, वीडियो एडिटिंग कर रहे हो तगड़ी लेवल की, तो फिर क्या होता है, आपकी रैम फुल हो जाएगी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, थोड़ा सा हिस्सा मांग लेगा हार्ड डिस्क का, और वो रैम आपकी उस पर शिफ्ट कर देगा, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और वर्चुअल मेमोरी में एक टेक्निक यूज होती है, उसको याद रखना, उसको बोलते हैं पेजिंग। ये याद रखना हमेशा, पेजिंग क्या हो गया, पेजिंग कहते हैं। तो वर्चुअल मेमोरी में डेटा को छोटे छोटे क्या करता है, फिक्स्ड साइज में ब्लॉक्स बना देता है, उसी को हम बोलते हैं पेजेस, और वो प्रोसेस होता है हमारा पेजिंग। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जब भी रैम, जो एक्चुअल रैम होती है, रैम और वर्चुअल मेमोरी के बीच में ये पेजेस जब शेयर होते हैं ना, आगे पीछे जब ट्रांसफर होते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं स्वैपिंग। ये भी याद रखना, स्वैपिंग। ये दो प्रोसेस से याद रखना, स्वैपिंग एंड पेजिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये थे 20 MCQs। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, मैंने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी बताए, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में नहीं गया क्योंकि फिर वो लेक्चर टाइप ही बन जाता है, 1-1.5 घंटे की क्लास हो जाती। लेकिन कोशिश किया है, कंसाइज बताया और अच्छे से बताया है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताए हैं। लेकिन मैं फिर बता दूं, FW और JKPSI का पूरा बैच चलेगा MCQ सेशन से, डिटेल चीज़ें रहेंगी उसमें, सारा कुछ पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है बस, ठीक है। ये और जैसे जूनियर असिस्टेंट का करवाया था वैसे ही करवाऊंगा FAA का भी और JKPSI का, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ख्याल रखो।